यही तो कार्यक्रम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए शायद लग रहा है कि, और ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं लोगों को आप। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। हमारे बीच मौजूद हैं राम कुमार मंडल जी, जो कि जनसुराज पार्टी के नेता हैं। आपको बता दूं कि इनको जो दायित्व मिला हुआ है संविधान सभा का, जो मधुबनी टीम 1 के जो है संयोजक है मधुबनी जिला के, तो इनसे हम बात अभी करूंगा राजनीतिक से संबंधित। मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी का कहना था चुनाव से पहले, यानी कि उपचुनाव जो हुई उससे पहले, ये कह रहे थे कि हम अब तक जिस पार्टी को जो है रणनीति हमने बनाए रणनीतिकार के तौर पे, तो पॉजिटिव रिजल्ट मिला, हमें कहीं भी हार नहीं हुई, यानी कि जिसके साथ हमने उसको हम पॉजिटिव। लेकिन अपनी जब बारी आई तो बुरी तरीके से हार गए आप लोग। क्यों, क्या कारण हो सकता है इस पे? देखिए, प्रशांत किशोर जी बार बार कहे हैं कि मैंने जिनको कंधा दिया, जिनको सहायता दिया, जिनके लिए मैं रणनीतिकार का काम किया, उनको जिताया। जी जी। इस बार वो बिहार की जनता के लिए रणनीतिकार बने हैं जी। और बिहार की जनता को वो जगा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, और उन्हीं के लिए वो पार्टी बनाए हैं और उन्हीं के लिए वो चुनाव लड़े। जी। उनकी यात्रा पूरे बिहार में अभी पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन बीच में साथियों की राय बनी कि नहीं, हमको जनसुराज अभियान को दल के रूप में परिणत कर देना चाहिए। फिर साथियों की राय बनी कि अभी जो 2-4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसमें भी भाग लेना चाहिए। तो जनसुराज ने उसमें भाग लिया। ये महज 1-1.5 महीने की पार्टी थी। 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ था और तुरंत चुनाव की घोषणा हो गई। जनसुराज का चुनाव चिन्ह भी नॉमिनेशन के बाद ही तुरंत मिला। लेकिन इसके बावजूद भी जिन 4 जगहों में उपचुनाव हुआ, उन चारों जगहों को मिला करके अगर वोट प्रतिशत माना जाए तो सभी मिला करके 10% वोट जनसुराज को मिला है, जो इतने कम दिनों की पार्टी के लिए इतने कम समय में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग मान रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सब बड़े बड़े स्थापित दल वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। पूरे राज्य सरकार की मशीनरी लगी हुई थी, पूरा सब लग। इस सब के बीच जब को मानना पड़ेगा कि बिहार में अभी जो जात पात और ये सब चीज़ की राजनीति चल रही है, उसको एकदम से एक झटके में ख़त्म कर देना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी इसकी शुरुआत आपको इस चुनाव में देखने को जरूर मिला होगा। जिन जातियों का लोग एक तरह से मान लेते थे कि ये जात हमारा बंधुआ है, इस जात के हम ठेकेदार हैं, तो सभी ठेकेदारों की स्थिति डमाडोल हो गई। बिल्कुल। सबका आधार वोट टूटा और सबको जनसुराज ने दिखा दिया कि कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, वोट का मालिक जनता स्वयं है और वो जिधर चाहती है उधर जाती है। रामगढ़ में माना जाता था कि राजद का गढ़ है, जगदानंद सिंह का गढ़ है, और उनके बेटे वहाँ से MP बने। उससे पहले वो सीट पर उन्हीं के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे और वो लगता था कि वो उनकी पुश्तैनी सीट है। लेकिन वहाँ आपने देखा कि RJD के उम्मीदवार होते हुए भी वहाँ बसपा को सारे यादवों ने वोट दे दिया। कहाँ गया MY समीकरण? अगर यही रहता तो पूरा यादव का वोट मिलता RJD के कैंडिडेट को। बिल्कुल बिल्कुल। इमामगंज में जो माझी जी की पतोहू वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, दीपा माझी, और जनसुराज के उम्मीदवार वहाँ थे डॉक्टर पासवान जी, और वहाँ माना जाता है कि चिराग पासवान मानते हैं कि पासवान वोट के वो ठेकेदार हैं, उन्हीं के साथ हैं। लेकिन पासवान अभी NDA में थे, लेकिन वहाँ क्यों नहीं सब वोट उनको मिला? क्यों इतना वोट मिल गया जनसुराज के कैंडिडेट को? अभी आपने बेलागंज में देखा, जो कहता था जी ये बेलागंज सुरेंद्र यादव का गढ़ है, RJD का गढ़ है, इतने दिनों से चुनाव जीत रहा है, लेकिन वहाँ क्या हुआ? वहाँ के MY समीकरण का क्या हुआ? वहाँ मुसलमानों ने जनसुराज को वोट किया, वहाँ कुछ मुसलमानों ने जदयू को वोट कर दिया। कहाँ गया वोट?
का आप जानते हैं संतोष जी, ये उपचुनाव महज 7-8 महीने के लिए हुआ है। और जनता ये मानती है कि अगर 7-8 महीने के लिए अगर एक आध कैंडिडेट को हम जिता भी देंगे, जिससे बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसीलिए जनता ने ये डिसीजन किया है और उनका जो भी डिसीजन है उसको हम लोगों ने सिरोधार्य किया है। जनता के आदेश को हम लोगों ने माना है, जनसुराज ने उसको माना है। जो वहाँ चुनाव के बाद तुरंत तिरहुत स्नातक क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ भी देवेश चंद्र ठाकुर जी एमपी हो गए, उनके जगह पर चुनाव हो रहा है। और वहाँ भी जनसुराज ने अपना एक बहुत ही योग्य कैंडिडेट डॉक्टर विनायक गौतम जी को, और उनके पिताजी भी एमएलसी रहे हैं, और डॉक्टर विनायक गौतम जी शिक्षा के क्षेत्र में एक मशहूर हस्ती हैं। और उनका कहना है कि उनको जो भी पैसा मिलेगा वो सारा पैसा शिक्षा के नाम पर वो खर्च करेंगे, एक भी पैसा वो वेतन नहीं लेंगे। और उनको विकास के लिए भी जो पैसे मिलेंगे वो अन्य किसी काम में न दे करके केवल शिक्षा में वो पैसे को खर्च करना चाह रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर जी ने एक नई रणनीति बनाई है और उनका मानना है कि अब जो हम लोग बीच में अभी जो आने वाला चुनाव है 2025 का, उसमें संपूर्ण विधानसभा में पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ना है। और पूरे बिहार में अनुमंडल स्तर पर कार्यालय को पूरा व्यवस्थित कर वहां से जितने लोकल लीडर जुड़े हुए हैं दल से सबको एक्टिव करके पूरे एक गांव-गांव घर-घर जनसुराज के विचार को कैसे पहुंचाना है, कैसे उसको जन आंदोलन के रूप में परिणत करना है, कैसे वोटर तक ये बात मन में बैठा देना है उनको, जो प्रशांत किशोर का क्या विचारधारा है, जनसुराज की क्या विचारधारा है, जनसुराज अगर जीतेगी तो क्या करेगी, इन बातों को लोगों के बीच पहुंचाना है। एक एक पंचायत की वो कार्य योजना बना करके किस पंचायत में क्या काम होना है वो कार्य योजना लेकर के चुनाव में जाएंगे। और आने वाले 2025 में जनसुराज की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये प्रशांत जी बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन, और अभी आपने बताया कि 25 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि आप लोग जो है नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए यह सारा कार्यक्रम चला रहे हैं, क्योंकि इस उपचुनाव से यह साबित हुई है कि एनडीए को जो है नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी को जरूर आपने और दबा करके नुकसान कर दिया आपने। तो एक तरह से तो ऐसे जैसे है ना देहात में नाक को ऐसे घुमा करके पकड़ना, तो यही तो कार्यक्रम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए शायद लग रहा है कि, और ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, आप कह रहे हैं लोगों को आप देखने का सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन आप देख रहे हैं जो इससे केवल राजद को ही नहीं नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं जो कितने कम मतों से एनडीए वहाँ मांझी की पुतहू जीती है, बहुत कम वोट से। आप देख रहे हैं बेलागंज में आप देख रहे हैं जो कितने मतों से सुरेंद्र यादव जीतते थे। और इसमें क्या हुआ है, ये सबका आधार टूट रहा है। ये एनडीए और यूपीए दोनों के लिए सबका आधार तोड़ करके एक नई व्यवस्था के तरफ लोगों को मोड़ने की बात हो रही है, जिसमें प्रशांत जी कामयाब हो रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं इसमें केवल जितना वोट मिला है, क्या वो आरजेडी का ही वोट इनको मिला है? मिला तो सभी को, लेकिन इसके कारण तो हार हुई है। अब हार देखिए, अगर आप लोग नहीं रहते तो नहीं ज्यादा तो कम से कम 1-2 सीट तो जरूर मिल जाता आरजेडी को। वही तो हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग नहीं रहते तो हम लोगों के नहीं रहने से तो लोगों की मजबूरी होती है इधर चाहे उधर, इसीलिए हम लोगों ने विकल्प दिया है। और विकल्प को लोग कमोबेश मानना भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन चूंकि ये 4 उपचुनाव सीट से कोई सरकार बन या बिगड़ नहीं रही थी, जनसुराज की ये 4 सीट पर जीत जाने से कोई उसकी सरकार नहीं बन रही थी, इसीलिए लोगों ने हो सकता है उस रूप में वोट नहीं दिया हो। लेकिन हम लोग जो घूम रहे थे, हम लोग जो घर घर जा रहे थे, तो कहीं लोगों ने इसको नकारा नहीं, दिल से स्वीकारा। सभी जगह लोग मतदाता स्वागत करते थे इस विकल्प का। लेकिन अंतिम में हो सकता है किन्हीं कारणों से वोट देने में लगता होगा जब इनका इस उपचुनाव में कोई भविष्य नहीं है, इसीलिए। लेकिन अगर देखिएगा इसका, जब हम लोग 2025 में 243 सीट पर लड़ेंगे तो आप देखिएगा जो वो
आरजेडी को घाटा हो रहा है कि एनडीए को घाटा हो रहा है कि जदयू को घाटा हो रहा है कि बीजेपी को घाटा हो रहा है, किसको घाटा हो रहा है वो आप देखिएगा। नहीं तो चर्चा है क्षेत्र में, यानी कि पूरा बिहार में, यानी कि जो राजनीति से संबंध रखते हैं उनका कहना है कि 2020 में नरेंद्र मोदी ने जदयू को ख़त्म करने के लिए चिराग पासवान को उतार दिया था और 2025 में जो है अंडरग्राउंड से प्रशांत किशोर को उतार दिया है आरजेडी को ख़त्म करने के लिए। कहाँ तक सही बात है? देखिए, ये बात लोगों का तो अपना अपना है ही ना, लोग कहेंगे ही, लोग जो कहेंगे ये काम तब होता। आप जो चिराग मॉडल की बात कह रहे हैं तो चिराग मॉडल में आपने देखा था जो चिराग पासवान जिन जगहों पर नीतीश कुमार जी की कैंडिडेट जदयू लड़ रही थी उन्हीं सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था, बीजेपी के खिलाफ नहीं दिया था। वही इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी के खिलाफ नहीं दिया था। आप इस अंतर को समझें। वही तो मैं भी बता रहा हूँ। प्रशांत किशोर जी आगे जो लड़ने वाले हैं 2025 में सभी सीट वो 243 सीट पर लड़ने वाले हैं। ये चिराग मॉडल नहीं है, ये प्रशांत जी का अपना बिहार मॉडल है और वो बिहार के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, जब हम बिहार की जनता के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे, बिहार के जनता का रणनीतिकार बनेंगे, बिहार की जनता को चुनाव जिताएंगे। इसीलिए और चिराग मॉडल से इनके तुलना करना मैं समझता हूं कि ये एक तरह से बेमानी है। जी। आप जो है मधुबनी जिला के हैं, कर्म भूमि, जन्मभूमि और जिम्मेदारी भी दी गई है मधुबनी जिला का। मधुबनी जिला का क्या हालचाल है, आपके जनसुराज का क्या कार्यक्रम चला है, इसमें आप कितना जो है गारंटी या जो भी है अपने आप से दावा कर सकते हैं अपने तरफ से संगठन को लेकर के, जो हम कितना मजबूत हैं और क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने कहा ना जो मैं बहुत लंबी अवधि से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। जब से मैंने जुड़ा मुझको संविधान सभा के सदस्य के रूप में जवाबदेही दी गई और मैंने उसका बखूबी निर्वहन किया। इसके बाद उपचुनाव आया, उसमें भी मैं गया। मधुबनी से बहुत सारे साथी लोग वहाँ गए। तो मधुबनी जिला काफ़ी जागरूक जिला है और अब जो चुनाव की प्रक्रिया अब जो कहे ना आपको, जो अब ये जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो गया तिरहुत कमिश्नरी का, इसके बाद अब सभी जगहों पर से नए सिरे से संगठन को और धारदार बनाने की बात है और उसको और एक अभियान के तहत चलाकर गांव-गांव जा करके, घर घर जा करके जनसुराज के मैसेज को, प्रशांत जी के कार्यक्रम को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगेंगे और मुझको पूरा विश्वास है कि ये जो मिथिलांचल सीमांचल का इलाका है बिल्कुल वो हर बदलाव में आगे रहा, बिल्कुल यही मैं जानना जब भी बदलाव हुआ है उस बदलाव में ये मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका बिहार का खास करके बदलाव में आगे रहा और इस बार भी जो बिहार में बदलाव होने वाला है 2025 में, उसमें भी ये सीमांचल और मिथिलांचल आगे रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। चूंकि ये इलाका राजनीतिक तौर पर बहुत ही सजग है और सभी आंदोलनों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, चाहे लोहिया जी का गैर कांग्रेसवाद का आंदोलन हो, जो भी आंदोलन हो, चाहे तो मुझे यहाँ के जागरूक जनता पर पूरा पूरा भरोसा है कि जरूर इस नई व्यवस्था को स्वीकारेंगे और आने वाले 2025 में जनसुराज को पूर्ण बहुमत के साथ बिहार की गद्दी पर बैठाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। जी।